हेलो गाइस, वेलकम टू IAS Marathon हियर। आई एम बैक विद अ न्यू लेसन गाइस। ये आपका फंडामेंटल राइट्स के अभी तक हमने 2 चैप्टर कर चुके हैं, ठीक है। ये आपका 3rd चैप्टर है। एंड यस, पहले हमने थोड़ी सी हिस्ट्री और हमारे फंडामेंटल राइट्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, पार्ट 3rd ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं, उसके फीचर्स देख लिए, हिस्ट्री देख ली हमने। आर्टिकल 14 देखा था और क्या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन पहले थे, जो 31A 31B और 31C में हमने देखे थे, ठीक है। और 32 33 एंड 34 में भी हमने देखा था। तो अभी हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब इस वाले लेसन में हमको देखना है आर्टिकल 15। लेकिन उसके पहले जो मैं चाहता हूँ आपसे, आप सब इनको शेयर करें गाइस। बहुत मेहनत लगती है और काफ़ी कुछ रिसर्च करने के बाद हमको पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। फिर रिसर्च फिर उसको रिकॉर्ड करें, फिर डिकोड करें, उसके बाद उसको अपलोड किया जाता है। और इन रिटर्न हम आपसे सिर्फ मांग रहे हैं क्या? सपोर्ट। शेयर करें बस जितना हो सके, और देखें आप इनको जितना हो सके उतना देखें, जब तक समझ में ना आए जब तक देखें। एंड पूछें, अगर कुछ भी स्पेसिफिक पूछना हो तो कमेंट्स करें, मैसेज करें, डायरेक्ट मैसेज करें, ईमेल करें, जो आपकी इच्छा हो। जहां आपको सही लगता हो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछिए, डायरेक्ट आपको आंसर मिलेंगे। यस, तो आर्टिकल 15 विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स, जो कि है आपका प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। ऐसे कोई ग्राउंड्स हैं जिनके उनको लेकर के बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन किया नहीं जा सकता, ठीक है। सो कौन नहीं कर सकता? स्टेट। स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता उसके जो सिटीजन्स हैं, है ना, उनके बीच में। सो वो ग्राउंड्स क्या हैं? बेसिकली पहला ग्राउंड है आपका रिलीजन, देन रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इन सब के अलावा ये जो स्पेसिफिक ग्राउंड दे रखे, इन सब के अलावा क्या डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है क्या स्टेट? तो इसका आंसर है यस, स्टेट डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। एक एग्जांपल देता हूँ अभी आपको मैं। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जिसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव एक्शंस। एंड इसका एग्जांपल है आपका रिजर्वेशन, ठीक है। वो आगे आपको समझाऊंगा। सो दो क्रूशियल वर्ड्स इसके अंदर, डिस्क्रिमिनेशन एंड ओनली। सो द वर्ड डिस्क्रिमिनेशन मीन्स टू मेक एन एडवर्स डिस्टिंक्शन, मतलब किसी पर्सन को लेकर के किसी ग्राउंड पर अगर हम उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ठीक है, विद रिगार्ड टू और टू डिस्टिंग्विश अनफेवरेबली फ्रॉम द अदर, है ना। अगर बेसिकली एक को फेवर करते हैं और एक को अनफेवर करेंगे तो इट्स अ टाइप ऑफ अनडिस्क्रिमिनेशन। स्टेट नहीं कर सकता ये। ओनली का मतलब यहाँ पर आया है, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेशन ऑन अदर ग्राउंड्स इज नॉट प्रोहिबिटेड। स्टेट कर सकता है दूसरे ग्राउंड्स पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हमने जो देखा कि स्टेट जो है वो बेसिकली डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता इन ग्राउंड्स पे, ठीक है। अब आता है आपका आर्टिकल 15 का ही सेकंड प्रोविजन, जो कि है कोई भी सिटीजन सब्जेक्ट नहीं है किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी और रिस्ट्रिक्शन का। किसी भी ग्राउंड, मतलब किसी ग्राउंड, मतलब जो ग्राउंड दे रखे हैं यहाँ पर, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, है ना। अब किन किन चीज़ों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता लोगों के साथ? पहला, किसी शॉप में जा करके, पब्लिक रेस्टोरेंट हुए, होटल्स हुए, और प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट हुई, जैसे कि सिनेमा हॉल्स, राइट। नेक्स्ट आपका द यूज़ ऑफ वेल्स, आप जो कुएँ हैं, टैंक्स हैं, बाथिंग घाट्स है, रोड्स हैं एंड पब्लिक रिजॉर्ट्स हैं, बेसिकली होली और पार्टली स्टेट जो फंड करता है, और या फिर पब्लिक, जनरल पब्लिक के लिए हो। तो कोई भी पर्सन, रिमेंबर द वर्ड, कोई भी पर्सन और प्राइवेट इंडिविजुअल अगर हम कहें, या फिर स्टेट, इस सेकंड प्रोविजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, ठीक है। हालांकि जो मैंने पहला प्रोविजन बताया था, जो मैंने आपसे कहा था कि स्टेट वो बेसिकली पॉलिसी फॉर्मुलेशंस में है, या फिर फॉर्मेटिव एक्शन के टाइम पे बात आई हो, उसमें स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपको ओवरऑल माना जाए 15, अंडर आर्टिकल 15, प्राइवेट इंडिविजुअल्स प्लस स्टेट दोनों ही डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन एंड प्लेस ऑफ बर्थ, है ना। तो हर आर्टिकल की तरह इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस मतलब कि कुछ जो है वो आर्टिकल 15 के दायरे से बाहर है, ठीक है, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। पहला आता है आपका कि स्टेट जो है वो बेसिकली स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है वुमेन एंड चिल्ड्रंस के लिए। जैसे कि वुमेन के लिए लोकल बॉडीज़ हुए, पार्लियामेंट हुई, है ना, इनमें रिजर्वेशन रिजर्व कर देता है सीट्स, ठीक है। और चिल्ड्रंस को लेकर के अगर हम बात करें तो फ्री एजुकेशन की इसके अंदर है, जो कि आपका फंडामेंटल राइट भी है ना, तो वो कर देता है। सेकंड,
स्पेशल प्रोविजन बना सकता है फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। याद रखना, सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेज ही हैं, है ना। तो जैसे कि आपके SC STs है, अब इसमें रिजर्व कर देती है सीट्स और फीस कंसेशन भी दे दिया जाता है, यानी कि फीस कम होती है इनके लिए, ठीक है, इन पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, रिमेंबर, है ना। तीसरी बात आती है, वही बात है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास SC ST के लिए स्टेट जो है एडवांसमेंट के लिए कुछ प्रोविजंस कर सकता है, लेकिन इस बार है वो चाहे स्टेट का इंस्टीट्यूशन हो या फिर प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, ठीक है, इवन प्राइवेट को भी रिजर्वेशन देना पड़ता है, चाहे वो स्टेट ऐड करे या ना करे, सिंपल बात। बट बहुत ही बड़ा एक्सेप्शन इज आपका माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अगर कोई इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी के द्वारा बनाया गया है तो उसके अंदर रिजर्वेशन नहीं होगा, ठीक है, यस। अब डी आता है, इसका लास्ट पार्ट है कि इस एक्सेप्शन का, द स्टेट इज इम्पावर टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन जो आपके इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन हैं। अभी जो आपको पता, चलो मुझे बताओ, जो सोशल बेसिकली इकोनॉमिकल EWS का जो कोटा दिया गया है वो किस अमेंडमेंट के अंदर दिया गया है, मुझे बताओ आप, है ना। यस, 1991 और 2 में भी किया गया था बेसिकली, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था, बिकॉज वो था आपका ऑर्डिनेंस, और इस बार जो बन गया वो था लॉ, है ना। सो स्टेट जो है अब रिजर्व कर सकती है अप टू 10% ऑफ द सीट्स, एंड प्राइवेट में भी इसको क्या किया जाएगा, प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी ये 10% का जो है वो मेंटेन किया जाएगा, या चाहे वो स्टेट एड करे ना करे, है ना। एक्सेप्ट वही माइनॉरिटी एजुकेशन, माइनॉरिटी में नहीं जा सकता कोई भी, उसमें बेसिकली दिए ही नहीं जा सकता आपका जो है रिजर्वेशन। सो ये जो रिजर्वेशन है ना अप टू 10% वुड बी इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन, यानी कि जो 49% का अभी तक का है उसके एडिशन में है, ठीक है, ना कि उसमें इंक्लूड है, सिंपल। अब जो ये, अब कौन कहेगा कि आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आते हो कि नहीं, तो वो स्टेट बताएगा फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है, क्या फैमिली इनकम है और क्या इंडिकेटर्स है, जैसे कि इकोनॉमिक एडवांटेज है, जैसे कि कितनी आपके पास लैंड है, कितनी एकड़ में घर है ना, इस तरीके से। अब यहाँ पर बात आती है कि रिजर्वेशन जो OBCs को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में दिया जाता है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो जो आपका अब एक्सेप्शन थे हमने बताया, उसमें बेसिकली 93rd एक अमेंडमेंट हुआ था 2005 में, ताकि जो प्रोविजन है कौन सा, ठीक है, देखो यहाँ पर 93rd अमेंडमेंट लेकर के आए 2005 में। अब इसको जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए गवर्नमेंट ने 2006 में एक लॉ बनाया जिसका नाम था सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट 2006। अब इसमें क्या था, 27% कोटा दिया जाएगा OBCs को सारे सेंट्रल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, जैसे कि आपके IITs IIMs है ना। और ये कोई गलत बात नहीं है, बिकॉज 2008 में, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है बेसिकली। मैं रिजर्वेशन पे क्या व्यू रखते हैं वो हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कशन के थ्रू उसको हम एक बहुत ही अच्छे आंसर में फॉर्मेट करके कोशिश करेंगे, ठीक है, और अपने सबके व्यूज में रखने की कोशिश करेंगे अपन, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट अपने अपेल्ड किया दोनों को, अमेंडमेंट को और एक्ट को, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, जो कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि आपको एक काम करना पड़ेगा, आप जो है रिजर्वेशन तो दे दें 27%, इट इज़ नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बट आपको एक सेक्शन ऑफ OBCs जिनको एक क्रीमी लेयर का इन्होंने नाम दिया था, जो कि एडवांस सेक्शन है, उनको आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, बिकॉज सारे OBCs तो अफोर्ड नहीं कर सकते ना, कुछ OBCs जो है वो अपर सेक्शन है, एडवांस है ना। तो अब इन्होंने कहा था कि वो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द पीपल जिनके चिल्ड्रन, उनको OBCs का फ़ायदा नहीं मिलेगा, वो था आपके क्रीमी लेयर, है ना, यानी कि इनको कोटा नहीं मिलेगा। अब इसमें क्या थे, वो ऐसे पर्सन जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हेल्ड करते हैं, ठीक है, जैसे कि आपके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस, है ना, UPSC और SPSCs के मेंबर्स, इलेक्शन कमिश्नर और कैग, यस, ये सब। उसके अलावा ग्रुप A क्लास और ग्रुप B क्लास 2 ऑफिसर, जैसे कि ऑल इंडिया सेंट्रल स्टेट सर्विसेज, और एम्प्लॉय जो कि PSUs के इक्वलेंट पोस्ट पर है, बैंक्स है, इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, और जो कि प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में है, ठीक है। थर्ड आता है आपका ऐसे पर्सन जिनकी रैंक कर्नल और अबव इन द आर्मी एंड इक्वलेंट पोस्ट इन द नेवी, एयरफोर्स एंड पार्लियामेंट्री फोर्सेज है, पैरामिलिट्री फोर्सेज है, सॉरी। नेक्स्ट आपका प्रोफेशनल, जैसे कि डॉक्टर, लॉयर्स, इंजीनियर्स,
आर्टिस्ट, ऑथर्स, कंसल्टेंट्स एंड सो ऑन, इनको भी नहीं मिलेगी। दीज आर पार्ट ऑफ आपका क्रीमी लेयर, ठीक है। नेक्स्ट आपका पर्सन इंगेज इन ट्रेड, बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज, ये क्या है आपके क्रीमी लेयर। इसके अलावा भी काफ़ी सारे इसके अंदर बेसिकली पैरामीटर्स हैं। नेक्स्ट आपका जैसे कि इसमें पीपल होल्डिंग एग्रीकल्चर लैंड अबव ए सर्टेन लिमिट एंड वैकेंट लैंड बिल्डिंग इन अर्बन एरियाज, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसके अंदर बताया गया था। पर्सन जिसकी ग्रोस एनुअल इनकम 8 लाख है, ठीक है, या उससे ज़्यादा है, और जिसकी बेसिकली एग्जेम्पशन लिमिट है। एंड 1993 में जब क्रीमी लेयर लेकर के आया गया था, तो ये सीलिंग थी बेसिकली 1 लाख पर, अब 8 लाख पर आ चुकी है 1 लाख से, है ना। फिर इसको 2.5 लाख किया गया था बेसिकली कब, 2004 में। फिर 4.5 लाख किया गया था 2008 में, एंड 6 लाख 2013, एंड 2017 में इसको 8 लाख कर दिया गया, ठीक है। अगर 8 लाख या उससे ज़्यादा आपकी इनकम है तो देन यू आर पार्ट ऑफ आपका क्रीमी लेयर। अब बात करते हैं जो आपके इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को जो बेसिकली इस बार रिजर्वेशन दिया गया। और अभी मैंने क्वेश्चन भी पूछा था कि कौन से अमेंडमेंट के अंदर था, तो यहाँ पर आपका आंसर तक आपने कमेंट्स में लिख दिया होगा, ठीक है, आई होप, ठीक है। सो यस, 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 में लाया गया, एंड काफ़ी डिबेट्स हुई थी उस टाइम पे, लेकिन यस अब इसको इम्प्लीमेंट किया जा चुका है अच्छे से। सो वही 10% रिजर्वेशन देंगे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को। अब इसकी बेसिकली इसका मोटिव ये है कि वैसे लोग जो जनरल कैटेगरी के हैं, जिनको SC ST OBC के कैटेगरी में नहीं रखा गया और उसके दायरे से बाहर है, लेकिन फिर भी उनको रिजर्वेशन की ज़रूरत है बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है, इसलिए ये वाला जो है प्रोविज़न लाया गया और उसको अमेंडमेंट के थ्रू इम्प्लीमेंट किया गया। अब यहाँ पर कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, वो यहाँ पर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली, आपका जो इनकम है बेसिकली फैमिली इनकम, वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। वो इनकम जो है वो हर सोर्स, ऑल सोर्स, चाहे आपको रेंट मिल रहा हो, प्रोफेशन, बिजनेस, सैलरी, एग्रीकल्चर, एनीथिंग, ठीक है, सारे सोर्सेज को मिला करके 8 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी फैमिली इनकम। यस। सेकंड है कि अगर आपकी फैमिली इनमें से कुछ भी ओन करेगी, ठीक है, तो आपको EWS कोटा नहीं मिलेगा, कुछ भी इनमें से एक, ठीक है। या आपके पास 5 एकड़ की एग्रीकल्चर लैंड है या उससे ज़्यादा है, आपके पास रेजिडेंशियल फ्लैट होगा अगर 1000 स्क्वायर फीट का, वो या उससे ज़्यादा, रेजिडेंशियल प्लॉट अगर आपके 100 स्क्वायर यार्ड का है, एंड अबव इज नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज़, तो आपको EWS नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, रेजिडेंशियल आपका जो प्लॉट है 200 स्क्वायर यार्ड का, एंड अबव इन एरियाज अदर देन द नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज़, ठीक है। तो ये म्यूनिसिपैलिटी, नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटी वाला रीज़न का है, जहाँ पर 100 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट आपके पास नहीं होना चाहिए, और जो जहाँ नोटिफाइड नहीं है उसके अलावा अगर आपके कहीं, तो वहाँ 200 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, आपकी जो फैमिली होगी, ठीक है, इसमें जितने भी कहीं भी लोकेशंस पे, जितने भी प्लेसेस पे बेसिकली प्रॉपर्टी है, उन सबको क्लब किया जाएगा टू टेस्ट एंड डिटरमाइन द EWS स्टेटस, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कौन कौन आपकी फैमिली में इंक्लूड होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर वो पर्सन जो कि रिजर्वेशन, मतलब बेसिकली इंक्लूड द पर्सन हु सीक्स द बेनिफिट ऑफ द रिजर्वेशन। अगर आपको EWS का कोटा लेना है तो आप भी उसके अंदर इंक्लूड होगे, और आपके पेरेंट्स, सिबलिंग्स जिसकी एज बिलो द, एंड ऑल्सो हिज स्पाउस चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो ये सब जो है बेसिकली वो आपके इंक्लूड होंगे किसके अंदर, फैमिली की डेफिनेशन के अंदर, अगर आपको इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का जो कोटा चाहिए तो, ठीक है। तो ये था बेसिकली आज का आपका लेसन। आर्टिकल 15 के बारे में हमने यहाँ पर बात करी, इसके एक्सेप्शंस क्या हैं, इसके प्रोविजंस क्या हैं। नेक्स्ट लेसन में हम बात करेंगे जो आपका थर्ड बेसिकली पार्ट है। अगर हम बात करें, अगर फंडामेंटल के पर्सपेक्टिव से देखें, तो आर्टिकल 16 हम बात करेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। आर्टिकल 16 है, डिटेल में देखेंगे। जब तक के लिए स्टे ट्यून एंड वन एज ए कीप शेयरिंग एंड कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इतना डिटेल और कॉम्प्रिहेंसिवली बता रहा हूँ मैं आपको कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पूछा आप डायरेक्ट, आपको जो है आंसर मिलेगा, ठीक है। कमेंट्स करें जितना हो सके, शेयर करें सबसे इंपॉर्टेंट तो, ठीक है, शेयर करें, बताएं लोगों को ज़रूरत है जिनको, ठीक है। फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हो सकते हैं, आपको हज़ारों रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, वही हमारा मोटिव है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।